हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी। और आज मैं विकास भट्ट आज आपको सोशल साइंस जो आता है जीएटी के पेपर में, सोशल साइंस पोर्शन जो है उसके बारे में मैं कुछ एनालिसिस किया है मैंने। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि लास्ट मोमेंट पे आपको पकड़ने हैं। ठीक है, उसका रिवीजन करना है। खासकर ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री होगी और पॉलिटी हो गई। ठीक है, तो उन टॉपिक्स का आप रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि जो जीएटी पोर्शन होता है बच्चों, वो खासकर उस जीएटी पोर्शन में अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो उसका एनालिसिस कर पाना और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और जितना ज़्यादा लेंदी कोर्स होता है, सिलेबस होता है, उसमें लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट पे पढ़ पाना, जो कि एक आसान बात नहीं है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है और साथ में जीएटी भी पढ़ना है। तो उस टाइम पे आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो इसमें जो 4 सब्जेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 4 सब्जेक्ट आते हैं जनरली अगर हम बात करें। सबसे ज़्यादा अगर पोर्शन किसी से पूछा जाता है तो बेटा है ज्योग्राफी, उसके बाद आती है हिस्ट्री, फिर जो आती है बेटा आपकी पॉलिटी, और उसके बाद आती है आपकी इकोनॉमी। क्लियर बात? करंट अफेयर्स भी आती है। ठीक, अच्छा, लेकिन हम जो है इन 4 सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं, जरूर से जरूर कवर करने हैं, मैं थोड़ा सा आपको उस पर फोकस करके बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ज्योग्राफी की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में चूँकि तीनों पढ़ाता हूँ और ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इन सब में से, तो मैं आपको स्टार्टिंग जो करूँगा ज्योग्राफी से ही करूँगा। ठीक है, चलो चलते हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी के हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा। वो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसके अलावा है आपकी इंडियन ज्योग्राफी। क्लियर? वर्ल्ड ज्योग्राफी में हालांकि हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स, लेकिन एट लास्ट मोमेंट हमें कौन कौन से टॉपिक मस्ट हैं जो कि पढ़ने ही पढ़ने हैं एट एनी कॉस्ट, मैं उनके बारे में आज बात करूंगा। कोई ये नहीं कहेगा सर सिलेबस में तो ये भी दिया है वो भी दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। अराउंड 40 to 45 टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी में, लेकिन हम उनमें से बहुत ही कम ही टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि आपको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बैकबोन ऑफ ज्योग्राफी, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। बेटा मान के चलिए यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कंफर्म है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आते ही आते हैं। एक तो कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेता है, ठीक है, या कुछ और भी पूछ सकता है लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड, लेकिन एक क्वेश्चन जो है डेट और टाइम निकालने का, मतलब टाइम निकालने का, तो उसने एकदम पेट क्वेश्चन बना रखा। हर साल पूछता है, हर जो टर्म का एनडीए एग्जाम होता है, चाहे वो अप्रैल वाला हो या सितंबर वाला हो, हर बार पूछता है। ठीक है, तो बेटा लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो चैप्टर है वो आपको नहीं छोड़ना है। इसकी वीडियोज बेटा यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जो कि मैंने खुद पढ़ाया है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया है, जो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लगवाए हैं, उससे ज़्यादा एनडीए तो क्या आपका सीडीएस असिस्टेंट कमांडेंट कोई भी एग्जाम हो, उससे ज़्यादा बाहर से कुछ भी नहीं पूछ सकता है। दैट्स माय चैलेंज। क्लियर है बात? चलो आगे चलते हैं। तो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बेटा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, गलती से भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा बेटा प्रेशर बेल्ट है, प्रेशर बेल्ट, इसको अच्छा वर्ल्ड ज्योग्राफी को यहाँ पे हम फिजिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी बोल दे या वर्ल्ड ज्योग्राफी बोल दे, लगभग लगभग बात एक ही हुई। अगर प्रेशर बेल्ट की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, प्रेशर बेल्ट से जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्स लैटीट्यूड किसे कहते हैं, किस लैटीट्यूड के बीच में हॉर्स लैटीट्यूड पाया जाता है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, या 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के बीच में हॉर्स लैटीट्यूड होता है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन एकदम पेट होता है उनका, जो जरूर पूछते हैं। क्लियर बात? डोल ड्रम किसे कहते हैं प्रेशर बेल्ट से, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं पूछते हैं। इसकी भी वीडियो बेटा मैंने बना के रखी है और यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, आपको टारगेट डिफेंस एकेडमी के चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगी। आप आराम से जाइए वहाँ देखिए, बहुत छोटी वीडियो है, 15 से 20 मिनट की है। आप देखिए, आपके 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से पक्के हैं। ये 2 टॉपिक्स जो हैं बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटा ओशियानिक करंट है। क्लियर बात? ओशियानिक करंट से क्वेश्चन जरूर पूछता है हर बार। ओशियानिक करंट से आप मान के चलिए एक क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी टॉपिक है नहीं, बस ज़्यादा नहीं पूछता है कि कौन सी, इतना ही पूछ लेता कौन सी इसमें से कौन सी करंट है जो कि कोल्ड है और कौन सी जो करंट है वार्म है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जैसे कुछ ओशियानिक करंट है बेटा,
जिनके और भी कई सारे निकनेम हैं, जैसे एक है क्यूरोसियो करंट है, उसका जो एक अनदर नेम है वो है ब्लैक करंट बोलते हैं। उसके अलावा एक ओयासियो करंट है, उसको क्यूराइल करंट बोलते हैं। उसके अलावा एक हम्बोल्ट करंट है, उसको पेरू करंट भी बोलते हैं। तो ये 3 करंट ऐसी हैं जिनके एक और भी उनके नाम हैं। तो 3-4 करंट्स ऐसी हैं जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछ लेते हैं। या कुछ ऐसे पूछेंगे, इस कंट्री के ईस्ट कोस्ट पे कौन सी करंट, ओशियानिक करंट बहती है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? या इनमें से कौन सी करंट कोल्ड है, कौन सी करंट वार्म है, एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, नो डाउट। क्लियर है बात? तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्का है आपको देखने को मिलेगा। प्रेशर बेल्ट से भी एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है जो कि आपको देखने को जरूर मिलेगा। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी टॉपिक है आप पढ़ते रह जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। इसके अलावा जो आपसे बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो कौन सा मेटल या कौन सा नॉन मेटल या कौन सा सब्सटेंस किस कंट्री में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है। इसकी एक बेटा मिनरल रिपोर्ट आती है हरियर, वो आप क्या करिए उसमें आता है और वो मिनरल रिपोर्ट देख लीजिए कि सॉल्ट का जो इस समय है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सी कंट्री कर रहा है, गोल्ड का उत्पादन कौन कर रहा है। इस टाइप की भी क्वेश्चन आपको मतलब इसमें ज्योग्राफी में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्लियर बात? अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें ओशियानिक करंट के अलावा अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक लेयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेयर से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए पूछा ही जाता है एटमॉस्फेरिक लेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर से, ठीक है। एटमॉस्फेरिक लेयर्स में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आयनोस्फेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं। आयनोस्फेयर हो गया, या अगर मीजोस्फेयर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। या एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर पूछते हैं कि इनमें से जो बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, कौन सी लेयर है जहां पे एस्टेरॉइड बर्न होना शुरू होता है, ठीक, या एस्टेरॉइड कहाँ पे जाके एकदम बर्न अप हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कोई कोई मेजोस्फेयर लगाता है, कहीं कहीं पे आयनोस्फेयर लिखा रहता है। तो इतना जान लीजिए बेटा, आयनोस्फेयर से बर्न होना शुरू होता है और जनरली जाके खत्म हो जाता है मेजोस्फेयर में। कभी कभी वो पूरा बर्न अप नहीं हो पाता है और आके पृथ्वी पे ही, अर्थ पे हमारे गिर जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है, लेकिन इतना जानिए स्टार्ट कहाँ होता है, आयनोस्फेयर से, क्योंकि उसमें चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है और वो जलना शुरू हो जाता है और मेजोस्फेयर में आके बर्न अप हो जाता है कंप्लीटली। क्लियर? और उसके अलावा मेजोस्फेयर सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। तो एटमॉस्फेरिक लेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा अर्थ इंटीरियर, अगर हम बात करें अर्थ इंटीरियर, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम अर्थ इंटीरियर की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं अर्थ इंटीरियर। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इनको नोट कर लीजिएगा, जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। पिछली बार भी जो अप्रैल में एनडीए का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था कोर और मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है, कौन सी लाइन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अर्थ इंटीरियर से मतलब 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कंफर्म आते ही, 1 क्वेश्चन तो आते ही। अगर ज्योग्राफी की हम बात करें टोटली तो इतना मान के चलिए लगभग जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी 20 का आंकड़ा क्रॉस कर जाता है, ये मान के चलिए ज्योग्राफी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अर्थ इंटीरियर से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा क्लाइमेटिक रीजन ऑफ वर्ल्ड, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, इसमें क्या रहता है, जैसे पूछ लेते हैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ जो क्लाइमेट है, ठीक है, वहाँ किस टाइप की जो है क्लाइमेट पाई जाएगी, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, वहाँ की विंड स्पीड क्या होगी, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्लाइमेटिक रीजन से भी 1-2 क्वेश्चन आपसे मान के चलिए, 1 क्वेश्चन तो आपसे मान के चलिए पूछ ही लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी बेटा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से। उसमें भी सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, से मैंने आपको बता दिया, वहाँ से जरूर पूछते हैं, ये आप मान के चलिए कन्फर्म है, ठीक। इसके अलावा बेटा अर्थक्वेक से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, अर्थक्वेक से, बात समझ में आ रही? अर्थक्वेक से पूछेंगे। अर्थक्वेक का रीजन पूछ सकते हैं कि किन किन कारणों की वजह से अर्थक्वेक आता है जनरली, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं उसकी वजह से भी कभी कभी, या वोल्केनिक इरप्शन होता है उसकी वजह से भी आता है। अर्थक्वेक से भी एक मतलब मान के चलिए क्वेश्चन देखने, खासकर जो वेव्स के बारे में पूछते हैं, सेस्मिक वेव्स होती हैं, ठीक है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव्स जो होती हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। सरफेस वेव के और क्या नाम है, तो और 2 नाम है, लब वेव और रेलिक वेव, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है अर्थक्वेक में आपकी जो वेव से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है वो ज़्यादातर वो पूछता है। क्लियर है बात? अच्छा, इसके अलावा जो बेटा जो वर्ल्ड, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें कि और कहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितना भी फिजिकल जैसे रिवर्स वगैरह है, जो वर्ल्ड की रिवर्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस रिवर, जैसे नाइल रिवर हो गया, अमेजॉन रिवर हो गया, ठीक है, इन्हीं सब के बारे में पढ़िएगा। और यूरोप की हो गई नाइपर रिवर हो गई, ठीक है, वोल्गा रिवर हो गई,
और डेन्यूब रिवर हो गई, बस कुछ गिनी चुनी रिवर हैं। अमेरिका की अगर हम बात करें कोलोराडो रिवर हो गई, ठीक, इनके बारे में पढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया में है मरे डार्लिंग रिवर है, उनके बारे में पढ़ लेना। बहुत ही जो एकदम बहुत ही ज़्यादा फेमस रिवर्स हों उनके बारे में हमें पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है रिवर्स को लेके, क्योंकि रिवर्स बहुत हैं, नंबर ऑफ रिवर्स आर देयर अक्रॉस द वर्ल्ड, तो आप सारी की सारी रिवर्स नहीं पढ़ सकते। जो बहुत फेमस टॉप 10 रिवर्स हैं, बस आप उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा, बाकी ज़्यादा नहीं, ठीक है। और रिवीजन मस्ट है बेटा, रिवीजन लास्ट टाइम करिए। मैं हमेशा से कहता हूँ ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा बार पढ़ना चाहिए। डू नॉट स्टडी सीरियसली, स्टडी सिंसियरली, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे। ओशियानिक करंट की बात करें, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें, प्रेशर बेल्ट की बात करें, अर्थ इंटीरियर की बात करें, एटमॉस्फेरिक लेयर की बात करें, अर्थक्वेक हो गया, आपका वोल्केनो हो गया, ठीक है। इसके अलावा बेटा हम जो थोड़ा बहुत फिजिकल ज्योग्राफी में आते हैं, वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वेदरिंग हो गया, बात समझे। इसमें रॉक्स जो डिसइंटीग्रेट करती हैं और फिर उसके बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, फिर कहाँ डिपोजिशन होता है, कैसे होता है, इनके बारे में आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। चलिए अब अगर हम दूसरा सेक्शन अगर हम बात करें तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं, जहाँ से क्वेश्चन ये मान के चलिए पक्का फंसना ही फंसना है, इसमें आप डाउट में मत रहिए। क्लियर है बात। पिछली बार बेटा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, क्वेश्चन भी आया था, अप्रैल में आया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, कि जो जैसे कि मान लिया डायनासोर्स हैं वो किस पीरियड में थे, जुरासिक पीरियड में थे, ठीक है। जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ वो किस पीरियड में हुआ, टर्शरी पीरियड में हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी की बुक आप 11th की देखिए, ठीक है। उसमें जो है जो पहला चैप्टर उसमें है क्लियर कि कौन से एज में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उसमें दिया हुआ है। तो उससे एक क्वेश्चन जो है पिछली बार पूछा गया था, तो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बात समझ में, क्योंकि लास्ट टाइम है। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करिए, जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी उसको मत पढ़िएगा, जो चीज़ पढ़े हैं उसमें इन टॉपिक्स पे क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करने की कोशिश करिएगा। क्लियर बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, अगर बेटा हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी से जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है हिमालय, हमारा हिमालय। क्लियर। हिमालय के बारे में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से जो कौन सी पीक है वो आउटर हिमालय में है, कौन सी इनर हिमालय में है, कौन सी जो है जो टॉप मोस्ट पीक है जो, ठीक है। इस टाइप के कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या हिमालय की जो एवरेज हाइट कितनी है, या ट्रांस हिमालय किसको कहते हैं, इसकी रेंजेस क्या हैं, इस टाइप के कुछ थोड़े मोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हिमालय से। लेकिन आप मान के चलिए हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बात समझे। इस टाइप के बेटा क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत हिमालय से आते हैं, ठीक। उनके निक नेम क्या है, जैसे मान लिया जो बेटा आउटर हिमालय है उसका निक नेम शिवालिक भी उसको कहते हैं, शिवालिक भी बोलते हैं, ठीक। हिमाद्री जो होता है, जो ग्रेटर हिमालय उसके हिमाद्री बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बात समझ में। कोई ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बस एकदम सिंपल सिंपल से पूछते हैं, जो कि थोड़ा सा आपको ध्यान दे के अगर पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो बहुत ही इजीली आप कर ले जाओगे, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है। हिमालय से मान पूछते हैं इंडियन रिवर्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, अच्छे से बनते हैं इंडियन रिवर्स, ठीक। इंडियन रिवर्स के क्वेश्चन बनते हैं। हम तो अपने बच्चों को रिवर्स, इंडियन रिवर्स तो मतलब इंडिया में तो रिवर्स एकदम जाल सा फैला हुआ है, तो हम तो जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो अपने बच्चों को ये बात जरूर बताते हैं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ के जाना, क्योंकि मैंने यूपीएससी एग्जाम बहुत सारे दिए हैं, क्लियर भी किए हैं रिटन एग्जाम, तो इतना अनुभव है कि हाँ कौन सी रिवर पूछ सकता है, कौन सी रिवर नहीं पूछ सकता, उनकी कौन सी ट्रिब्यूटरी पूछ सकता है, ठीक है। तो इंडियन रिवर्स मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इंडियन रिवर्स आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इसको बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा अगर ज्योग्राफी पोर्शन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा माउंटेन पासेज, ठीक है, माउंटेन पासेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पेनिनसुलर इंडिया में अगर आए बेटा हम, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया तो ईस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक। ईस्टर्न घाट्स हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जैसे कि मान लिया क्वेश्चन आ रहा था ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या किसी पीक का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे ईस्टर्न घाट में है या वेस्टर्न घाट में है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ सकते हैं, ठीक। इंडियन रिवर में अगर हम बात करें तो बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कभी इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते बेटा, नॉर्थ से साउथ इंडियन रिवर को अरेंज करो, ठीक। नॉर्थ साउथ क्या करो, अरेंज करने को बहुत बोलते हैं, तो वो आप अरेंज कर दीजिए, ठीक। तो कहीं ना कहीं इंडियन रिवर के बारे में सिर्फ ऐसे मत पढ़िएगा कि कोई आपने लूसेंट वाली बुक उठाई और
पढ़ लिए, याद कर लिए, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। एनसीईआरटी बुक उठाइएगा, उसमें मैप भी देखिएगा कि कौन सी रिवर ऊपर है, कौन सी नीचे है, कौन सी उसके नीचे। इस तरह आपका आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना मैप बेस्ड पे क्वेश्चन पूछ लेंगे तो फिर आपकी जितने रट्टाफिकेशन वाली नॉलेज है वो धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। इसलिए मैप बेटा जरूर से जरूर देखिएगा, मैप को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा आइलैंड्स जो इंडिया के हैं, आइलैंड्स जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गया, ठीक है। आइलैंड जैसे अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है। इससे भी आप ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़े मोड़े, ज़्यादा नहीं लेकिन क्वेश्चन आते हैं, इनसे आते हैं, बहुत कायदे से आते हैं। इसके अलावा जो बेटा जो हमें है, हमें नहीं छोड़ना, जैसे एग्रीकल्चर पूछते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम बात करें, ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाके बस ये पूछते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कितने हैं। जैसे रबी की क्रॉप हो गई, जायद की क्रॉप हो गई और खरीफ की क्रॉप हो गई। उसमें पूछ लेंगे आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप, ठीक। तो रबी क्रॉप में जैसे आ जाता है बेटा गेहूं हो गया, चना हो गया, ठीक है। इस टाइप की जितनी भी, मक्का हो गया, मेज हो गया, ठीक है। इस टाइप की जो क्रॉप्स आती हैं वो क्या है, रबी की क्रॉप्स हैं। खरीफ में धान वगैरह हो गया। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन सा सेट है जो कि रबी की क्रॉप में आता है, कौन सा खरीफ की क्रॉप में आता है। मतलब क्रॉप जरूर पढ़ के जाइएगा, इसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन होता है। टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन में, ठीक, में जो सबसे ज्यादा पूछता है बेटा वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूछता है। कौन सा पूछता है बेटा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जरूर पढ़ना। मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, झूम की खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, झूम। क्या बोलते हैं मेरे लाल लालियों, झूम बोलते हैं। बस्तर रीजन में क्या बोलते हैं, दीपा बोलते हैं। ऐसे बत्रा और पोंदू कहाँ बोलते हैं, राजस्थान में बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था इस पर्टिकुलर रीजन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं। क्लियर बात। ऐसे क्वेश्चन जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थे जरूर पूछते हैं। तो इस टाइप का हो गया। बाकी बेटा जो थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडियन रेलवे का नेटवर्क पूछ लिए। हाँ, पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन आता है। पोर्ट्स जो बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह कहाँ है। जैसे मुंबई में कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, नावाशावा पोर्ट है। गुजरात में कौन सा है, ठीक है, गुजरात में कौन सा है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में कौन सा है, हल्दिया है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो इस टाइप के बेटा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा पोर्ट जो है किस स्टेट में पड़ता है, कौन सा डीपेस्ट पोर्ट है, कौन सा नेचुरली बिल्टअप पोर्ट है। इस टाइप के बेटा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो मान के चलिए यहाँ से आता ही आता है, पोर्ट से आता है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्वेश्चन आता है। क्लियर। तो ये रहा, ये सारी चीज़ें रहीं। और इसके अलावा बस इट्स ऑल अबाउट ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बता दिए हैं। मिनरल्स जरूर पढ़ लेना। मिनरल्स जैसे कि भारत में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि आयरन जो है, आयरन का प्रोड्यूसर और रिजर्वायर कौन सा स्टेट है भारत में, सबसे ज़्यादा क्या है, कोयला। क्लियर। डायमंड कहाँ मिलता है, इंडिया में। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। मिनरल्स की रिपोर्ट जरूर पढ़ लेना, उसको जो है छोड़ दिएगा मत। इसके अलावा इंडियन क्लाइमेटोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, इंडियन क्लाइमेटोलॉजी, क्लियर, तो जो जलवायु है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक, ये अपने आप में बेटा बहुत ही वास्ट चैप्टर है। बात समझो पहले, ये अपने आप में बेटा बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसको हर कोई समझ नहीं सकता जल्दी से। उसका कारण बेटा सिर्फ इतना है कि अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी जब तक पूरी नहीं पढ़ी है तब तक आपको क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया कायदे की समझ में नहीं आएगी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ और कहीं ना कहीं अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आप वो जरूर से ज़रूर देखिएगा। तो जो इंडियन ज्योग्राफी और इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक एक की प्रैक्टिस करवाऊंगा। डेली आपको 40 क्वेश्चन लगभग मिलेंगे, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन, आप मान के चलिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे उन्हीं 40 क्वेश्चन में से। जो मैं 40 क्वेश्चन डेली लगभग लेकर आऊँगा उसकी सीरीज, वो आप मान के चलिए उसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, कन्फर्म है, नो डाउट, ठीक है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया में जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नॉर्थ वेस्ट मानसून जो होता है उससे सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, उससे किन किन रीजन में बारिश होती है। तो जैसे बेटा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इनसे जनरली जो बारिश होती है पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, इन सब रीजन में कहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश होती है। रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्टर्न मानसून जो है उससे बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु रीजन है उससे सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होती है। फिर बेटा इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं साउथ वेस्ट मानसून जो है उसका आने का टाइमिंग क्या है, तो जून वगैरह में है, जून में आता है साउथ वेस्ट मानसून, सबसे पहले केरला में आता है, ठीक है। और कौन सा ऐसा रीजन है जो रेन शेडो रीजन बनता है साउथ वेस्ट मानसून के लिए, तो तमिलनाडु का रीजन है, विदर्भ का रीजन है, ये सब बेटा क्या है, रेन शेडो रीजन बनते हैं फॉर साउथ वेस्ट मानसून। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा सा फैक्चुअल पूछते, बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी टफ चैप्टर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं जाते हैं। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आपको फोकस करके चलना है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट ज्योग्राफी। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, देखते हैं हिस्ट्री में कैसा क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं हम हिस्ट्री पे, ठीक बच्चों।
हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो बेटा लगभग आप मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो एवरेज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री में अगर आप देखा जाए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट सबसे ज़्यादा पूछते हैं। क्या पूछते हैं बेटा? इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। गांधी जी के बारे में 2 क्वेश्चन मान के चलो कंफर्म है, उसको लिख लो कहीं कि गांधी जी के बारे में 2 क्वेश्चन पूछेंगे, और एक क्वेश्चन उनकी बुक से जरूर पूछ लेते हैं। आजकल जो उनकी बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, जैसे कि मान लिया हिंद स्वराज बुक उन्होंने लिखी, ठीक है। उसके अलावा उनकी एक बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, जो कि उनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। वहाँ से उनकी जो बुक्स हैं कौन कौन सी लिखी उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट चलाए, ठीक। जैसे इंडिया में चंपारण सत्याग्रह था, बात समझे। उसके अलावा जो बेटा था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, खेदा सत्याग्रह था। उसके अलावा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो इन्होंने मूवमेंट चलाए इसके बारे में बेटा आपको जरूर से जरूर पढ़ना है एट एनी कॉस्ट। महात्मा गांधी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये आप लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जरूर से जरूर पढ़ के जाना हिस्ट्री में। क्लियर है बात? ठीक। तो बेटा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए महात्मा गांधी हो जाते हैं। आप इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, ध्यान रखिएगा, इनको स्किप मत करिएगा एट एनी कॉस्ट। हम समझ सकते हैं बेटा लास्ट टाइम में आपके पास समय बहुत कम है, तो ऐसे टाइम में क्या करिएगा, सिर्फ गांधी जी के मूवमेंट्स उठा के पढ़ लीजिएगा। क्लियर? मूवमेंट्स पढ़ लीजिएगा, गूगल पे डालिए बुक्स रिटन बाई गांधी जी, बात खत्म। ठीक, 7-8 6-7 बुक जितनी भी आएंगी उतना पढ़ के आराम चले जाइए, क्वेश्चन फंस जाता है। मैंने भी जब एनडीए दिया है 2013 में, मैंने पहली बार एनडीए दिया था, और उस टाइम भी आया था, बुक से रिलेटेड उनसे जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक तो ये हो गया, दूसरा है सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स जो इंडिया में हुए, जैसे सती प्रथा था, विडो रीमैरिज एक्ट था, चाइल्ड मैरिज जो होती थी, ठीक है, उसकी भी एज बढ़ाई गई थी, उससे जो ये सब क्या था बेटा, सोशल रिफॉर्म्स से अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो है कई सारे मूवमेंट्स चले, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, सोशल रिफॉर्म्स रहे, और इनके लिए भी बेटा क्या हुआ, ये इनसे रिलेटेड जो पर्सनैलिटी रही हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, इन सब पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, जरूर से जरूर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बेटा है, अगर हम बोलें 1857 का जो वॉर था हमारा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन पे बेटा स्टार लगा के चलिए, इन पे स्टार लगा के चलिए, इन सब जगहों से बेटा क्वेश्चन आते हैं अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें, ठीक है। 1857 से क्वेश्चन आप एकदम श्योर मान के चलिए आएगा। क्लियर है बात? मैं लास्ट टाइम में बेटा ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कहीं से नहीं आएगा, जो मैं बता रहा हूँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन क्योंकि यूपीएससी है, यूपीएससी को प्रेडिक्ट कर पाना जो है हंसी का खेल नहीं है, और लेकिन जहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। 1857 जो है वो आपको देख लीजिएगा कि 1857 से बेटा क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके कॉजेस क्या थे, ठीक, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, और जो फेमस पर्सनैलिटी रिलेटेड थी 1857 से, जैसे कि लखनऊ में कौन था जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़ रहा था, और इसके अलावा दिल्ली में कौन था अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़ रहा था, झांसी में कौन था, कानपुर में कौन था, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर एक चीज़ और पढ़ के जाइएगा कि लखनऊ में कौन था जिसने विद्रोह को दबाया, कानपुर में कौन था अंग्रेज अधिकारी था जिसने विद्रोह को दबाया, दिल्ली में कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने विद्रोह को दबाया, इलाहाबाद में कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने विद्रोह को दबाया, ये चीज़ जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिन्हीं लोग इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। चलो ठीक है, इसके अलावा बेटा मॉडर्न अगर हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो इसके अलावा बेटा कांग्रेस के जो सेशंस वगैरह हैं ये पूछे जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस के जो सेशंस हुए, ठीक है, कांग्रेस के जो सेशंस हुए वो बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला कांग्रेस का सेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ, 1885 में हुआ, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ठीक है। ये बेटा सारे क्वेश्चन जो है आपसे इस टाइप के पूछे जाते हैं। पहली बार राष्ट्रीय गान जो है कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया, किस ईयर में गाया गया, पहली बार वंदे मातरम जो है कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया, किस ईयर में गाया गया, और जब गाया गया तो कौन सा स्थान था, ठीक है। इस टाइप के बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कांग्रेस सेशन में। पहली वुमेन कौन थी जो कांग्रेस की क्या रही, प्रेसिडेंट रही, बात समझे, तो एनी बेसेंट रही। पहली इंडियन वीमेन कौन थी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही, वो सरोजनी नायडू रही। इससे ये क्वेश्चन पूछा था, महात्मा गांधी जी जो थे वो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था उन्होंने, ठीक है, प्रेसिडेंटशिप उन्होंने लिया था, ठीक, किस सेशन में, तो 1924 है बेलगाम में,
कहाँ लिया था महात्मा गांधी जी ने? 1944 बेलगाम। तो गांधी जी से रिलेटेड जो भी आसपास फैक्चुअल डेटा है उसको आप मिस मत करिएगा, वो पूछते हैं, आप समझे। सुभाष चंद्र बोस से पूछ लेते हैं, उन्होंने कहाँ पे किया था? हरिपुरा पे किया था, ठीक है। इस टाइप के बेटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। कांग्रेस के सेशंस जो हैं वो आप याद करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा बहुत अच्छे से। तो ये रहा इंडियन, अगर मान लिया हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो यहाँ से बेटा कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बेटा जो 1857 के पहले विद्रोह हुए, जैसे बिरसा विद्रोह, बिरसा मुंडा जो थे, ठीक है, इनका विद्रोह था, या कोल जो मूवमेंट चला था, ठीक है, इस टाइप के। तो ये भी जारी, और नील मूवमेंट जो चला था, जो जिसपे एक 1859 के आसपास, ठीक है, नील जिसको बोलते हैं नील रिवोल्ट, ठीक है, 1859 के आसपास चला था। तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं जनरली, इससे क्वेश्चन क्या होता है, आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अदर देन इट हिस्ट्री में बेटा हमें क्या पढ़ना है और चीज़ देखना, वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें बेटा, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें अगर हम, ठीक, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक, और इसके अलावा अमेरिकन, क्योंकि 9th क्लास में बेटा रिवॉल्यूशंस के बारे में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इनके बारे में दिया हुआ है एनसीईआरटी में 9th क्लास की। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है, रशियन हो गया, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन हो गया। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर पढ़ लेना है आपको, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, थोड़ा बहुत आपको ऊपर ऊपर क्या करना है बेटा, पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद जो पुनर्जागरण काल रहा यूरोप में, रेनेसांस जो हुआ था, ठीक है, उसमें कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई, इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। जो पुनर्जागरण काल हुआ था यूरोप में अगर हम बात करें, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई और उसको किसने खोजा, ठीक, उनके बारे में, उन साइंटिस्ट का जो थे उस टाइम, ठीक है, जो जिन्होंने डिस्कवर किया था उनके भी आप नाम याद कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पक्का मान के चलो, कन्फर्म है, ठीक है। इसके अलावा बेटा वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2, ठीक, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 स्किप मत करिएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा, बस वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना ही पढ़ के जाइएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। इंग्लिश रिवॉल्यूशन, जो इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन हुई थी, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड की क्रांति, ठीक है, ये भी आप पढ़ के जाइएगा, इसमें से भी आ सकता है, ठीक है, बात समझे कि नहीं, यहाँ से भी आ सकता है। ये बस वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ठीक है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंग्लैंड की क्रांति, ये सब, ये आपको 4-5 टॉपिक जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से पढ़ के जाना, बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते बेटा, अगर हम बेटा बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक, एंशिएंट हिस्ट्री बेटा अपने आप में बहुत बड़ी है, पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ठीक, थोड़ा बहुत भगवान भरोसे भी जाना होता है, सब कुछ पढ़ के नहीं जाना है, ठीक है, यानी टॉप अप नहीं करना है कि एकदम टॉप ही मारना है। इस देखो, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि आप पहले ये अश्योर करिए कि मेरा हो जाएगा रिटर्न, ठीक है, इतनी तैयारी करिए पहले, जब तैयारी का फेज, पहले नहीं सोचना नहीं मैं तो एकदम टॉप करूंगा, मैं ऑल इंडिया रैंक बन लाऊंगा, ऐसा वैसा। और जितने टॉपर्स होते हैं उनको भी नहीं पता होता रियलिटी में कि उनकी रैंक फर्स्ट आने वाली है, वो पहले बेटा ये अश्योर करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, बात समझे कि नहीं समझे, उतना एश्योरेंस के बाद वो आगे की तैयारी करते हैं कि हाँ अब मुझे अच्छी रैंक लानी, ठीक, पहले आप अपने सिलेक्शन पे फोकस करिए कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन होने के लिए पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप मत मिस करिए, वो जरूर से जरूर एकदम कंफर्म कर लीजिए, फिर जाके आगे सोचिए। अगर टाइम बचता है तो आगे आप जो है उसको भी पढ़ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जितने भी IAS वगैरह हम टॉप करते हैं, NDA वगैरह हम टॉप करते हैं बेटा, उनको पता नहीं होता है, कोई नहीं बोलता है। अब बोलने को तो एक बार टॉप कर जाओ फिर तो कुछ भी बोलो, अरे मैं तो 15-15 घंटे पढ़ता था, मैं तो बचपन से ही सपना था NDA टॉप करना, तो सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। चलो अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत ही गिने चुने टॉपिक पढ़ना है। एक तो हो गया बेटा आपका जैनिज्म, लास्ट टाइम है, अगर आपने पहले से सब पढ़ के रखा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको रिवाइज करिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है, ठीक, तो इन टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया बेटा, ठीक है, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ के जाइए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अब मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा बेटा एंशिएंट में जैनिज्म, बुद्धिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा मौर्यन पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, मौर्यन एम्पायर, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, जैनिज्म बुद्धिज्म में एक चीज़ और आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं, ठीक है, जो टेक्स्ट हैं वो जरूर पढ़ के जाइएगा, जो इनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं,
जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड, जैसे कि बुद्धिज्म में है त्रिपिटक, ठीक है, ये सब जरूर पढ़ के जाइएगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं, उनको किसने लिखा, ये सब थोड़ा सा वो डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें पॉलिटी की, जो मिडाइवल हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री बेटा बहुत लंबी है, कोशिश करो अगर 7th क्लास की जो मंदिरों से रिलेटेड है मिडाइवल में, कोशिश करिएगा इसमें टेम्पल्स पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ लीजिएगा? टेम्पल्स, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी है, ठीक है। तो लास्ट टाइम में टेम्पल देख लीजिएगा कि सूर्य का कोणार्क मंदिर है वो किसने बनाया, महाबलीपुरम का जो मंदिर है, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर है, ये सब कौन से राजा ने बनवाया, किस टाइम पीरियड में बने गए, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन मान के चलिए कन्फर्म है, आ ही जाता है, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ लो, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम में यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बेटा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें अगर पॉलिटी की, ठीक है, पॉलिटी में जो आपको एकदम मोटा मोटा मैं आपको बता के चल रहा हूँ, अमेंडमेंट्स पढ़ना। क्या पढ़ना बेटा? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स में अगर हम स्पेशली बात करें 42वां, ठीक है, 42nd और 44th, इसको तो गलती से मत छोड़ देना, इसको बेटा गलती से मत छोड़ देना, मैं आपको बता रहा हूँ 42nd और 44th, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं एक हिसाब से, ठीक है। 44th, एक चीज ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट में आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, उसमें पूछा गया ये किस ये 42वें से जोड़ा गया था या 44वें से, तो कोई इतना जान लेंगे 42वें से जो 42nd है इससे भी कोई चीज जुड़ेगी, क्या होगा? जुड़ेगा, इससे अधिकतर चीजें क्या होंगी? हटेगी, ठीक। कोई चीज मान लिया पूछ ली गई कि ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल उससे हटाया गया, तो अगर मान लिया आपको डाउट है कि या तो ये 42वें से हटाया गया या तो ये 44वें से हटाया गया, तो अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ फंसे तो 44th मार दीजिएगा, क्योंकि 44वें से अधिकतर चीजें क्या है? हट रही हैं, 42वें में अधिकतर चीजें क्या है? जुड़ रही हैं, ठीक। ज़्यादा लोड नहीं लेना, इसे टेक्निक है कुछ बढ़िया एकदम फन्ने खाड़, आराम से मस्त पढ़ो, ज़्यादा बिल्कुल लोड लेना है नहीं, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स बेटा जरूर पढ़ के जाइएगा, 42वां 44वां तो कंफर्म पढ़ के जाना, उसके अलावा जितने भी अमेंडमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो बेटा आप पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। अमेंडमेंट्स एकदम मार्क कर लो। इसके अलावा बेटा है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो यूपीएससी है उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत, ठीक, एम लक्ष्मीकांत करके एक बुक है, पब्लिकेशन है, वो मानी जाती है। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसमें एक एक दो दो पेज दिया है हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कि यूपीएससी, आपका इंडिया एग्जाम जो है यूपीएससी ही कराता है, तो ये अपने बारे में पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। कैग है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, ये सब क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनके बारे में बेटा आप जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इनका जो सदस्य हैं उनकी एज कितनी होती है, चेयरमैन की क्या एज है, उनके रिटायर होने की एज कितनी है, ये सब इंपॉर्टेंट छोटी मोटी चीज़ें हैं, एक एक पेज के हैं बस, कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, मतलब उनका जो उनमें जो सदस्य हैं वो कितने हैं, इस टाइप की चीज़ें थोड़ा बहुत है, ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से, मान के चलिए एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो पॉलिटी पढ़ना है आपको, फंडामेंटल राइट, वो मिस नहीं करना है, फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फंडामेंटल राइट, ठीक, फंडामेंटल राइट्स बेटा आपको जरूर पढ़ना है, ठीक। फंडामेंटल राइट जो है बेटा आर्टिकल 12 से आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक इंसिडेंट है इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 12-13 पढ़ो ना पढ़ो, ठीक है, लेकिन 14 से एकदम मान के चलिए राइट टू इक्वलिटी जहां से शुरू होता है वहां से लेके बेटा मान के चलिए आप 32 तक, 14 से 32, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक कायदे से बेटा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 12-13 छोड़ सकते हो, लेकिन आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मान लिया नहीं याद हो रहा तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा बेटा अगर हम पॉलिटी बात करें तो बेटा आपका है डीपीएसपी, क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये बेटा आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हमारे जो है संविधान में दिए हुए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। इनमें यार सबसे सरल है, 36 में क्या है, 37 में क्या है, ठीक है, 38 में क्या है, 39 में क्या है, 40 में क्या है, 40 में क्या है, ऐसे कर करके ज़्यादा नहीं 51 तक है। एक बार देख लोगे, आपको याद हो या ना हो, लेकिन एग्जाम में जब आप देखोगे, ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ शायद यही आंसर सही होगा। तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट, ठीक है, क्या क्या होगा? डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया,
उसके अलावा बेटा हमने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, अमेंडमेंट्स हो गया, ये 4 टॉपिक हो गया। इसके अलावा बेटा है अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहां से बेटा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड से, ठीक, कि कैसे कैसे हमारा संविधान बना। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, उसके बाद 1784, फिर 1791, ऐसे ऐसे करके 1813 में इस तरह के धीरे धीरे करके कई सारे रिफॉर्म्स आते गए और चीज़ें बेटा आप उसमें जुड़ती चली गई, और इस तरह से बेटा जो क्या हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बाद में फॉर्म हुआ, ठीक है। फाइनली जब हो 1947 जब आया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, उसके बाद 1949 में, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है बन के तैयार हुआ। तो उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे कैसे उसमें संशोधन होता गया, फिर बाद में फाइनली जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, तो इसके बारे में बेटा आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है किस में था, ठीक है, कौन से ईयर वाले में था। तो इस टाइप के बेटा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। और इनमें भी अगर आप हमसे पूछे कि सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो बेटा हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1857, और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इनको मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद होता आता है बेटा 2-4 चीज़ें, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। कौन सा बेटा? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, यहाँ से बेटा क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा है, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये 1909 में आया था, 1909 में आया था। इसके अलावा बेटा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स, यहाँ से बेटा क्वेश्चन बनने की आपके संभावना बहुत ज़्यादा है 1919 में। क्लियर? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में ये 4 चीज़ें बिल्कुल मत मिस की गए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये रही पॉलिटी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात यह बेटा कि लास्ट टाइम में देखो प्रेसिडेंट भी आपको पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ना है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, बहुत सारा है, तो बहुत सारा पॉलिटी में, लेकिन इन टॉपिक्स को छोड़ के मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा प्रियम्बल भी देख लीजिएगा, प्रियम्बल, प्रियम्बल ऑफ इंडिया है, वो भी देख लीजिएगा, ठीक, किसमें जो 3 वर्ड जुड़े थे, ठीक है, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, इस टाइप के वर्ड हैं, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़े थे, बात समझे। और इसमें टाइप्स ऑफ इक्वेलिटी कितनी है, ठीक, 2-4 क्वेश्चन है कि प्रियम्बल को परिचय पत्र किसने कहा, प्रियम्बल को आत्मा किसने कहा संविधान की, इस टाइप के क्वेश्चन 4-5-6 क्वेश्चन है, गिने चुने वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर भी आप फोकस करिएगा। तो 5-6 चैप्टर हैं जो आप पॉलिटी में बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, जरूर से जरूर बेटा पढ़ के जाइएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इकोनॉमी की बात करें, ठीक, इकोनॉमी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई खास वेटेज नहीं रहता है, लगभग मान के चलिए 5 से लेके 7-8 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में बेटा जनरली वो इंडियन इकोनॉमी ही पूछते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में अगर हम बात करें बेटा तो 5 ईयर प्लान्स, इसको मत मिस करिएगा, 5 ईयर्स प्लान, ठीक, इसको बिल्कुल मत मिस करिएगा, ये बेटा जरूर पूछते हैं, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स आप पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन मान के चलिए आपका आ ही जाएगा। फिर इंडियन इकोनॉमी में ही एग्रीकल्चर का आ जाता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे एग्रीकल्चर का क्या है कि प्रिमिटिव एग्रीकल्चर यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, या मॉडर्न है, ठीक है, इस टाइप की जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में बेटा अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, कैसा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम बात करें, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ठीक है, किस टाइप के जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे बेटा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। बैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बैंकिंग हमारा जो है, ठीक है, बैंकिंग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, ठीक ठाक आते हैं, कन्फर्म आता है, ठीक है, कि जो है SLR क्या है, ठीक है, CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो है, ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो है, ठीक है। बैंकिंग से यहाँ सबसे बेटा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ठीक है, या बैंक रेट क्या है, ठीक।
इस टाइप से बेटा क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, इससे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ठीक, तो ये अगर इकोनॉमी में और हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएं, ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा बहुत पूछते हैं, बहुत कम पूछते हैं, उतना ज़्यादा नहीं, कि किस टाइप की इन्फ्लेशन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो इस तरह के बहुत ही, हालांकि इकोनॉमी अगर मान लिया बेटा आपको लग रहा है कि लास्ट टाइम में जीएस में खासकर सोशल साइंस में यार हम ज़्यादा सब्जेक्ट पे हम टच नहीं कर सकते, तो आप इकोनॉमी वाला पोर्शन जो है छोड़ सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ के जाइए, ज्योग्राफी तो जरूर पढ़ के जाइए, उसके बाद सेकंड वेटेज दीजिएगा बेटा पॉलिटी पे, और थर्ड वेटेज दीजिएगा हिस्ट्री पे। हालांकि वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री बहुत लेंदी है। ठीक है, हिस्ट्री क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आई एग्री इट, पर हिस्ट्री है भी तो बहुत लेंदी। क्वालिटी में मैंने जो जो टॉपिक बताए हैं 5 से 6 टॉपिक आप पढ़ के जाइए, मतलब मान के चलिए 50% क्वेश्चन आप निपटा लोगे, 5 से 6 टॉपिक में ही 50% क्वेश्चन आप निपटा लोगे। लेकिन हिस्ट्री में जो मैंने टॉपिक बताए हैं उनको पढ़ के जरूरी नहीं कि आपका 50% क्वेश्चन हो जाए, इसलिए पॉलिटी को हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये पढ़ के जाइएगा, और इकोनॉमी में बस ज़्यादा नहीं, इतना थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा। अगर आपका हो जाता है तो हो जाए, नहीं होता है तो कटो। ठीक है, वैसे भी टॉप नहीं करना है, सिलेक्शन लेना है। बात समझ में आ रही, इंडियन जो टॉप नंबर पे बैठा है उसकी भी उतनी सैलरी होगी, और जो एकदम लास्ट से टॉप किया उसकी भी उतनी सैलरी होगी। सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, क्लियर है बात। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नंबर ऑफ लोग सिलेक्शन ले। और बेटा फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो है ऑनलाइन कोर्स शुरू हो रहा है। ठीक है, और 5 तारीख से है, वो जो कि एप्लीकेशन है हमारी टारगेट डिफेंस एकेडमी के गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 5 सितंबर से ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनरोल करना चाहते हैं वो इनरोलमेंट कर सकते हैं। 5 सितंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 2024 के लिए। तो जो लोग उसके लिए अगर इसी एग्ज़ाम में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और उनके लिए हम ऑल द बेस्ट अभी से बोलते हैं। और अगर नहीं हो पाता है ड्यू टू सम रीजंस, तो आप अप्रैल के लिए हमारे यहाँ टारगेट डिफेंस एकेडमी लखनऊ में आकर इनरोलमेंट ले सकते हैं। फीस बहुत ही नॉमिनल है। ठीक है, जितनी और अदर कोचिंग्स मिलेगी उनकी अपेक्षा हम लोग के यहाँ फीस काफ़ी कम रहती है। इसके अलावा आपको जो फैकल्टी यहाँ पे मिलती है बहुत ही वाइडली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मिलती है, और हम लोग पिछले 4-5 साल से 6 साल से इसी काम में ही लगे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हम लोग दे चुके हैं। तो आप आइए हमारे यहाँ। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।